मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि इसमें दिक्कत किसको है? इसमें टीचर्स को दिक्कत है? इसमें सुधार की जो उम्मीद रखते हैं या कोशिशें करते हैं सरकार को, कोई और इसकी वजह आपको समझ में आती है? और ये जो बगावती तेवर है टीचर्स की तरफ से, आपको लगता है कि ये जायज है या नाजायज है, या इसमें बातचीत का कोई स्कोप है? देखिए, ये तो एक दुखती हुई रग पे जैसे हाथ रखा जाता है वैसा हो गया है। प्राइमरी स्कूल के जो शिक्षक हैं उनकी स्थिति उत्तर प्रदेश में, वैसे तो पूरे देश में ही प्राइमरी स्कूल के जो शिक्षक हैं उनके ऊपर बहुत वर्कलोड होता ही है जी। पर उत्तर प्रदेश में वो पिछले बहुत लंबे समय से उनकी बहुत सारी मांगें जो लंबित हैं और जिनको लेकर वो समय समय पर आवाज़ उठाते हैं, और शिक्षकों का जो एक पूरा वर्ग है जिसमें शिक्षा मित्र भी शामिल हैं जी। तो वो जितनी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं, खासतौर से शिक्षा मित्रों की अगर मैं बात करूं, तो उन परिस्थितियों में ये ऑनलाइन अटेंडेंस का जो प्रावधान सरकार ने डाला है, तो सरकार की अपनी मंशा ठीक है, हो सकती है। किसी भी काम की जवाबदेही तय करना सरकार की जिम्मेदारी है, किसी भी काम को ठीक ढंग से करवाना उसकी जवाबदेही तय करना, और शिक्षक जो है वो एक जिम्मेदार एक स्तंभ है समाज का, तो वो अपनी जिम्मेदारियों से भागता नहीं है कभी भी। लेकिन ऑनलाइन अटेंडेंस लागू करने से पहले एक बार ग्राउंड रियलिटी का चेक करना भी जरूरी है, उस दृष्टि से कि अगर किसी को आधा घंटा लेट हो गया किसी कारण से, तो उसका पूरे दिन की सैलरी कट जाएगी। उनको सीएल की व्यवस्था नहीं है जैसी बाकी कर्मचारियों को होती है, उनको 14 सीएल मिलते हैं, 14 सीएल जो मिलते हैं वो उनकी व्यवस्था नहीं है। ईएल उनकी एक डिमांड है कि अर्न लीव होनी चाहिए, जो कि निश्चित रूप से होनी चाहिए शिक्षकों के लिए, तो वो उनकी एक जायज डिमांड है। और बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में जहां पर शिक्षकों का एग्जैक्टली बिल्कुल टाइम पे पहुंचना कभी कभी थोड़ा मुश्किल होता है, उस अवस्था में, उस दशा में पूरे दिन की सैलरी कट जाना जी। तो ये एक गंभीर उनके लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है। तो शिक्षक, जहां तक मैं समझता हूं कि जो जितने भी संगठन इसमें काम कर रहे हैं, जो आपका एक पॉइंट लेते हुए, क्योंकि आपने कहा कि ग्राउंड पर समस्या क्या है उस ग्राउंड को समझना चाहिए था, लेकिन इस पर मेरा एक टेक ये है सर कि ऐसा नहीं है कि ग्राउंड पर समस्या क्या है ये पता नहीं होगा। ग्राउंड पर समस्या बहुत वाजिब तरीके से पता होगी, क्योंकि आपने जो कहा, मैं सिर्फ उसका एक एग्जाम्पल अगर लोगों को समझ में आए, तो ये मैं इस वक्त एक वीडियो दिखा रही हूँ, ये स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, ये आप रास्ता देख रहे हैं, कीचड़ से भरा हुआ रास्ता, उसमें आपको एक टीचर नजर आएंगी जैसे तैसे यहाँ से क्रॉस करते। ये देखिए, ये मैंने एक वीडियो इसलिए दिखाया है क्योंकि जिस ग्राउंड का जिक्र किया है अभी साहब ने, ये ग्राउंड पर क्या दिक्कत नजर आती है। आपके पास रास्ता नहीं है, पूरी तरीके से खुदा हुआ कीचड़ आपको, यहाँ से टीचर क्रॉस करके जा रही है, शायद इसी का आपने जिक्र किया, इसलिए मैंने कहा इसको सामने रख दूं। बहरहाल आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि मैंने राजनीति की बात की थी। हमारे साथ इस वक्त दीपक रंजन साहब हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से मौजूद हैं। दीपक रंजन जी, आपका स्वागत करती हूँ। देश का भविष्य सुधारने की कोशिश हो रही है। ये कहा जा रहा है कि जो बच्चे पढ़े प्राइमरी स्कूल में, जब वो ऊंची कक्षाओं में जाएं तो बहुत अच्छे से पढ़ पाए, टीचर्स वहां पर मौजूद रहे, उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए, और इसीलिए उस शिक्षा सुधार के लिहाज से एक फैसला लिया गया योगी सरकार की तरफ से। अब उसको लेकर भी भयंकर राजनीति हो रही है, भावनात्मक तौर पर कष्ट पहुंचाता है ये टीचर्स को, ये अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। कैसे? मतलब एक अगर बेहतरी की तरफ कदम उठाने की कोशिश सरकार करेगी तो सिर्फ क्योंकि राजनीति करनी है इसीलिए हमको विरोध करना है। देखिए पूर्णिमा जी, इसमें कोई राजनीति नहीं हो रही है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, जो शिक्षक वर्ग होता है वो बड़ा जिम्मेदार वर्ग होता है, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है वो, और उनके ऊपर अगर आप पहरा लगा देंगे, देखिए जो उनकी पहले मांगे हैं ईएल, सीएल, मेडिकल लीव से लेकर के बहुत सारी उनकी चीजें, अभी जैसा कि आपने दिखाया कि रास्ता किस तरीके से, पहले वो रास्ते में सुधार होना चाहिए। अच्छा, जो स्कूल है, विद्यालय, जो प्राइमरी विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय है, वो कई बार बड़े दूर दराज होते हैं, वो दूर होते हैं तो कई बार पहुंचने में दिक्कत होती है। अगर मान लीजिए, अच्छा आज के युग में बिजली आपूर्ति किस तरीके से हो रही है, नेट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वहां पर अगर आपकी डिजिटल अटेंडेंस आपकी नहीं हो पाई तो आपको एक दिन की लीव की आपको जो है वो नोटिस सर्व हो जाएगी, आपको नोटिस आपको भेज दी जाएगी, और एक दिन की आपकी सैलरी कट जाएगी। तो इन सारी चीजों पे पहले गौर करते हुए जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं और जो उनकी मांगे हैं, मैं समझता हूं उन मांगों पे पहले ध्यान देने के बाद इसको करिए, क्योंकि शिक्षक वर्ग भी कह रहा है, जो आंदोलन कर रहा है, जो आंदोलनरत है, लेकिन जहां तक मेरे सुनने में आया है कि इस आदेश को साथ स्थगित कर दिया गया है। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा तो नहीं कि आदेश को जो है सिर्फ बाय इलेक्शन के नजरिए से जो इसको स्थगित किया गया हो। हम समझते हैं कि पहले जब तक इनकी मांगे, जब तक इनकी समस्याओं का निदान ना हो जाए, तब तक डिजिटल अटेंडेंस का कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है।
क्योंकि हम जो समझते हैं, यहाँ जितने लोग भी हैं, हम सभी को शिक्षकों ने पढ़ाया है। आज की तारीख में आपने देखा होगा कि कोई कहीं ट्रांसफर्ड है, कोई कहीं है, स्कूल उनके दूर है, किसी का 20 किलोमीटर स्कूल है, किसी का 30 किलोमीटर स्कूल है। अच्छा, इन बिटवीन अगर खुदा ना खास्ता उनके वहां कभी कोई मिसहैपनिंग हो जाती है या उनको जाना है तो जा करके वो आ सकते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर मान लिया आधे घंटे के लिए कहीं जा रहा है और उसका एक दिन का उसको छुट्टी कर दी गई, एक दिन की उसकी सैलरी काट ली गई, तो इन सब सारी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए, गौर करना चाहिए। और देखिए, रहा सवाल सड़क का, कनेक्टिविटी का, अभी आपने दिखाया पूर्णिमा जी कि किस तरीके से शिक्षक बेचारा जो है वो कीचड़ में पांव रख करके बढ़ रहा है। तो इन सारी चीजों को हम तो समझते हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में स्मार्ट सिटीज की बात हो रही थी। अरे, हम समझते हैं स्मार्ट सिटीज तो आप बना नहीं पाए, जबकि अब तक तो स्मार्ट विलेजेस बन जाने चाहिए। स्मार्ट विलेजेस की तो बात ही छोड़ दीजिए, स्मार्ट सिटी अब तक नहीं बन पाया। तो इतने सांसदों ने या भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने जो गांव गोद लिए थे, इवन प्राइम मिनिस्टर जी ने जो गांव गोद लिए थे, तो जाना तो उनको उसी रास्ते से। पहले आप उनकी जो समस्याएं हैं उन सारी चीजों पर गौर करते हुए उनकी सारी, चाहे ईएल हो, चाहे मेडिकल लीव हो, चाहे सीएल हो, इन सारी चीजों में इजाफा करते हुए। पॉइंट टेकन। आपने जो कहा उसको विस्तार से आपको रखने का मैं समय दूंगी। और आपने कुछ महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। आपने मेडिकल लीव की बात की, तो आपको बस ये जानकारी देते हुए कि एक साल की चाइल्ड केयर लीव भी होती है। सर मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत होंगी तो। 1 साल की चाइल्ड केयर लीव होती है, 14 दिन की जो है 14 दिन की पूरे साल भर में सीएल होती है, ठीक है, कैजुअल लीव होती है। और जो मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ वो मैं लगातार तस्वीरें दिखाती रहूंगी, क्योंकि कौशलकांत मिश्रा जी, ये तमाम जो तस्वीरें हैं ये उसी वर्ग से आ रही हैं जो टीचर्स हैं, जिनको अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिस बात का जिक्र अभी अभी दीपक रंजन जी कर रहे हैं, मैं ये समझना चाहती हूं कि ये बहुत काबिल तारीफ फैसला है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप एक प्रणाली को लागू करना चाहते हैं, आप एक सिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। लेकिन क्या इसमें कोई और स्कोप नहीं था? पहले टीचर या उनके एसोसिएशन या उनका कोई डेलीगेशन जिनसे बातचीत की जाती कि भाई पहले आप बताइए कि आपकी समस्या क्या है, आप विरोध कर रहे हैं तो विरोध क्यों कर रहे हैं, हम ये जो लागू करना चाहते हैं इसमें क्या आप कोई बदलाव चाहते हैं, इसमें क्या आप किसी तरीके की कोई लीनियंसी चाहते हैं, आपको जो जो समस्याएं आती है, जैसे हाफ डे का कोई प्रावधान नहीं, आप 5 मिनट लेट हुए तो पूरे दिन की सैलरी कट जाएगी, तो हम इसमें आगे चल के कुछ बदलाव करेंगे, लेकिन पहले हमको ये लागू करने दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि 100% अटेंडेंस हो और वो डिजिटली हमको पता चले कि टीचर पहुंच रहा है। पूर्णिमा जी, जब भी किसी व्यवस्था को बदला जाता है तो उसमें कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, और उसको राजनीति के चश्मे से न देखते हुए, उसको वोट बैंक के चश्मे से न देखते हुए देश के भविष्य और प्रदेश के स्टूडेंट्स के भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जैसा आप खुद ही कह रही हैं कि ये बहुत ही अच्छा फैसला है, मैं भी मानता हूं ये बहुत अच्छा फैसला है। बात यह है कि अगर किसी जो रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहे हैं, जो एसोसिएशंस की बात कर रहे हैं, उनको अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से या जो भी पॉइंट उनके दिमाग में हो उसको लेकर के सरकार से मिलना चाहिए। जो भी कोई पॉलिसी बनती है वो ऐसा तो नहीं वो परमानेंट होती है, उसमें थोड़े बहुत फेरबदल हो सकते हैं, लेकिन ये कहना कि डिजिटल अटेंडेंस या अटेंडेंस नहीं होगी, ये पूरी तरह से सरासर गलत है। ये प्रदेश के बच्चों के भविष्य के साथ खतरा है, स्टूडेंट्स के साथ खतरा है। और जो मेरे मित्र दीपक जी बोल रहे थे कि आज स्मार्ट शहर नहीं स्मार्ट गांव होने चाहिए, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 से पहले कितने लोगों की सरकारें रही हैं और उत्तर प्रदेश कहां रहा है, कितने स्मार्ट सिटी, कितने मोहल्ले, कितने घर बन गए स्मार्ट, ये हमें आपको पता है। सफाई गांव के अलावा कोई भी शहर पूरे प्रदेश में डेवलप नहीं हो पाया। लखनऊ शहर और गाजियाबाद शहर को अगर छोड़ दिया जाए और नोएडा को छोड़ दिया जाए तो इस सरकार के पहले कौन सा शहर किसकी प्राथमिकता पे था? बगल में कानपुर, जहां का मैं खुद रहने वाला हूं, जहां से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है, वो इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था, वो किस तरह से मर रहा है, किस तरीके से वहां पे पॉलिसी की, किस तरीके से पॉलिटिकली न होने की वजह से, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से पूरे प्रदेश का डेवलपमेंट कभी क्या नहीं है। पूर्णिमा जी जरा सा खत्म करने दीजिए, बहुत सारी बातें बोली गई। बोलिए। और मुझे लगता है कि जो समाजवादी पार्टी है, आपको जब मैं इंटरमीडिएट में था या उसके पहले था, उस समय की बात है, मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर होते थे, तो मुलायम सिंह जी ने तो एक अनोखी पॉलिसी लाई थी कि आप एग्जाम में 9th 10th 11th 12th के एग्जाम में
आप किताब लेकर के एग्जाम देते थे। तो समाजवादी पार्टी तो शिक्षा को कैसे यूज करती रही है और उसको इस्तेमाल करके किस तरह से पर्टिकुलर वोट बैंक और अपने ठीक है, बेनिफिशियरी आपने पैदा जिस बात करती का रही है। जिक्र किया उसी का एक एक्सटेंशन दे देती हूँ कौशल कांत मिश्रा जी, क्योंकि दीपक जी इस पर प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं। नकल एक्ट याद कर लीजिए, राजनाथ सिंह साहब की तरफ से लगाया गया था और उसके बाद किस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार आई, उसको वापस लाया गया और फिर किस तरीके से नकलबाजों को नकल करते हमने उन तस्वीरों के जरिए देखा।